बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें काफ़ी कुछ हो भी गया है। अब लास्ट में एक दो टॉपिक और बचा हुआ है, जिसमें कि स्पेक्ट्रम है। और उसके स्पेक्ट्रम बताने के पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये ब्रीफ कर दूंगा, क्योंकि हर किताबों में एक तरह से समरी है। इसमें तो है कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी क्या होती है। एक तरह से समरी है, प्रॉपर्टी क्या एक तरह से आप कह सकते हैं। उसको समराइज कर दिया गया है। कुछ पॉइंट्स को मैंने कंपाइल करके यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड में हर साल आता है 2-4 पॉइंट लिखने के लिए। कि वैसे 2-3 मार्क्स का होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की 2-3 प्रॉपर्टी लिखिए, आता हर साल आता, बोर्ड में आता है। और इससे जो है आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आता है। तो आइए ठीक है, बिना किसी देरी के हम इसको देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ट्रांसवर्स वेव होती है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और इसके जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो ठीक है, काफ़ी कुछ इसको समराइज करके लिखा जा चुका है। आप जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उसी को एक तरह से प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म में कंपाइल करके मैंने लिखा हुआ है। हर किताबों में भी मिलता है। तो ठीक है, इसको आप देखते हैं। आइए तो देखिए बेटा, पहला पॉइंट है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। शॉर्ट में मैंने कहीं कि मैंने EMW लिखा है। EMW मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या फिर कहीं पूरा नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरा लिख दिया गया है। तो इसमें आप समझ लीजिएगा कि EMW मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज या ऑसिलेटिंग चार्ज। जैसा कि आप सबसे पहले ही पढ़ा गया था आपको, जब मैक्सवेल की इक्वेशन खत्म हो गया था, डिस्प्लेसमेंट करंट आई थी, तो डिस्प्लेसमेंट करंट के बाद ही कंसेप्ट आ गई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, जो मैक्सवेल ने दिया था। तो उसने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है प्रोड्यूस होती है ऑसिलेटिंग चार्ज से। जब कोई चार्ज ऑसिलेट करेगा उसमें एक्सेलरेशन भी होगा। तो वी कैन से इन बोथ द वेज दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज, जैसा कि एक्स-रेज में होता है, या फिर ऑसिलेटिंग चार्ज। हर्ट्ज ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस किया था, जो उसने सेटअप बनाया था, वह एक LC सर्किट के इक्विवेलेंट सर्किट था ये। तो उसमें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उन्होंने प्रोड्यूस किया था। तो जैसा कि एक्सरेज में भी होता है, एक्सरेज में क्या होता है कि हाई स्पीड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी हाई एटॉमिक मॉलिक्यूल एलिमेंट से टकराते हैं, उसके बाद एक्सरेज वही बनती है। तो दोनों तरह से आप कह सकते हैं, चाहे ऑसिलेटिंग कहिए चाहे ऑसिलेटिंग कहिए। ऑसिलेटिंग चार्ज अगर है तो उसमें एक्सेलरेशन भी होगा। कोई भी अगर ऑसिलेटरी मोशन है तो बिना एक्सेलरेशन के पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज या फिर ऑसिलेटिंग चार्ज कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। ये बहुत ही खास प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जो भी वेव होती है, जैसे साउंड वेव है और किसी तरह की वेव है, स्ट्रिंग की वेव है, उसको जो है प्रोपेगेट करने के लिए किसी ना किसी कोई ना कोई मीडियम चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, यानी मीडियम अगर नहीं भी है, फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, उसमें भी ट्रैवल कर सकती है। जैसा कि सन है, सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे पास आती है, अर्थ पे आती है, बीच में कोई मीडियम नहीं है। तो वी कैन से दैट दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, फ्री स्पेस में भी ट्रैवल कर सकते हैं, बल्कि फ्री स्पेस में काफी तेजी से प्रोपेगेट करते हैं। तो ठीक है, पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। दीज वेव्स ट्रैवल इन फ्री स्पेस विद स्पीड ऑफ लाइट। प्यारे बच्चों, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि लाइट जो है वेव है। हालांकि इसके पहले जो थ्योरी न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दिया था, उन्होंने कहा था नहीं, लाइट वेव नहीं बल्कि क्या ही पार्टिकल है। लेकिन बाद में हाइगन्स वगैरह है, फिर बाद में यंग्स आए, लोगों ने प्रूव कर दिया कि नहीं, लाइट जो है लाइट वेव है। तो अब लाइट ये कंफर्म हो गया कि लाइट के पास दोनों नेचर होता है, वेव नेचर भी है और क्या है ये प्रॉपर्टी, और यह है पार्टिकल नेचर भी है। तो लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, पार्टिकल की तरह वेव बिहेव करती है, लेकिन लाइट जो है क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ऑर्डिनरी वेव नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो प्रोड्यूस होती है कैसे, ऑसिलेटिंग चार्ज से, जिसके कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो दीज वेव्स ट्रैवल इन फ्री स्पेस विद स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू हम जानते हैं, शुरू से बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइट की स्पीड जो होती है फ्री स्पेस में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, गिवन बाय द रिलेशन c, where c is the speed of light
C is equal to 1 upon under root epsilon naught mu naught into epsilon naught. लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको याद कर लीजिएगा। तो लाइट की जो वेलोसिटी होती है फ्री स्पेस में c, जिसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होती है 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। अगर इसकी हम वैल्यू पुट करें, एप्सिलॉन नॉट की म्यू नॉट की वैल्यू 4.10⁻⁷ हेनरी पर मीटर होती है, और म्यू नॉट की वैल्यू होती है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻12 फैरेड पर मीटर। तो हमें 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही आएगी। ये लाइट की स्पीड है फ्री स्पेस में। अगर कोई और स्पेस है जहाँ और कोई मीडियम है, किसी मीडियम में ट्रैवल कर रही है, वाटर है या और कोई है, तो उसकी स्पीड थोड़ा सा कम हो जाती है। कम कैसे होती है उसको भी हम अभी देखेंगे। तो दीज वेव्स ट्रैवल इन फ्री स्पेस विद स्पीड ऑफ लाइट व्हिच इज इक्वल टू 3 into 10⁸ मीटर एंड इज गिवन बाय द रिलेशन c इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू म्यू नॉट। लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ठीक है, तीसरा पॉइंट है, क्योंकि बेटा देखिए बोर्ड के एग्जाम में मैंने देखा, पेपर में देखता हूँ हर साल आता है लाइट डाइट 2 प्रॉपर्टी या 4 प्रॉपर्टी, 2 या 3 मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का होता है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी कोई भी लिखिए, शॉर्ट में लिख दीजिए कि ये इसकी स्पीड कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें 8-10 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 4, द इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, वेक्टर जो होती है, जो वेक्टर क्वांटिटी है E पर, E वेक्टर एंड मैग्नेटिक वेक्टर B ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसा कि हमने वेव फॉर्म भी ड्रा किया था कि E और B जो होते हैं, वेक्टर E और वेक्टर B, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर हो सकते हैं। इसलिए हम ये कंफर्मेटरी एक तरह से प्रूफ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव होती है। तो जब लाइट आप पढ़ेंगे पूरा डिटेल में बताया जाएगा आपको लाइट वेव कैसे ट्रांसवर्स होती है, इससे पोलराइजेशन होता है और क्या क्या होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि वेव को रिप्रेजेंट करती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो पार्टिकल को रिप्रेजेंट करती है। तो ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 है the E and B vector of electromagnetic waves are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation of wave. Hence, electromagnetic waves are transverse waves. Point number 4. Point number 5 है ये, 5th point है, in these waves E and B, an electric field and magnetic field vary sinusoidally. There is no phase difference between A and B. बेटा ये बहुत अच्छी तरह से बताया था मैंने, समझाया था, आपने पढ़ा भी होगा कि जो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं E इज इक्वल टू E नॉट साइन kx प्लस माइनस ओमेगा टी एंड B इज इक्वल टू B नॉट साइन kx प्लस माइनस ओमेगा टी। ये दोनों बिल्कुल सेम फेज में होते हैं, कहीं कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। देखिए फेज बता, यही हमारा जो ये है, हमारा क्या ये फेज है, ये भी जो फेज यहाँ पर वही सेम फेज यहाँ पर भी है। तो E और B जो होते हैं, जो ट्रैवल करते हैं, प्रोपगेट करते हैं, इन दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। यानी जहां पर E मैक्सिमम है उसी पॉइंट पर B भी मैक्सिमम होगी, जहां पर E मिनिमम है उसी पॉइंट पर B भी मिनिमम होगी। सो देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन E एंड B। ओके, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6, इन फ्री स्पेस द मैग्नीट्यूड ऑफ E एंड B इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर रिलेटेड बाय। फ्री स्पेस में जो वेक्टर E होते हैं और वेक्टर B होते हैं, they are related by this relation E naught upon B naught is equal to C। E naught upon B naught को sometime कहीं कहीं लिखा रहेगा E और B दोनों कोई वैल्यू, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है, वैसे इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी लिख सकते हैं। The direction of propagation of the wave can be determined by the cross product of E and B। जैसा कि बताया गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में E और B परपेंडिकुलर होते हैं और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन पता करनी है तो उसको हम इस फार्मूले से, जो जिसको वैल्यू होती है E क्रॉस B, जहाँ पे E इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, B मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, उससे हम जो है प्रूव कर सकते हैं, उससे हम निकाल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। यानी अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है y डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है z डायरेक्शन में, यानी z एक्सिस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, जो प्रोपेगेशन होगा वो किस में होगा, x एक्सिस के अक्रॉस होगा, x एक्सिस के
में ये प्रोपेगेट करेगी। इसको हम पढ़ चुके हैं, जैसा कि इसमें थोड़ा वेक्टर की हेल्प भी लेनी पड़ेगी। वेक्टर आई जे के, जैसा कि जानते हैं आई जे के आर द यूनिट वेक्टर along x and y and lx y and z axis respectively, उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसको पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर अभी इसको हम और अच्छी तरह से देखेंगे। पॉइंट नंबर 7, द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E of an electromagnetic wave is responsible for all optical effect। इसको देखेगा बेटा, बहुत अच्छा पॉइंट है। लाइट वेव में क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दोनों ही वेव होगी, ई और बी दोनों ही फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। लेकिन लाइट वेव में क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, लाइट है, उसमें जो वेक्टर ई है रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल इफेक्ट, यानी इससे जो ऑप्टिकल इफेक्ट यानी जो है इसी से प्रकाश पैदा करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे होती है। इसीलिए लाइट के केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लाइट वेक्टर भी कहते हैं। An electric field vector E of an electromagnetic wave is responsible for all optical effect। यानी सारा जो भी ऑप्टिकल इफेक्ट होता है, जो भी रोशनी प्रोड्यूस होती है, जो भी प्रकाश प्रोड्यूस होता है, वो वेक्टर E के कारण होता है। B का रोल नेग्लिजिबल है, B का रोल क्या है, नेग्लिजिबल है। इसी कारण से फॉर दिस रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E इज ऑल्सो कॉल्ड द लाइट वेक्टर। इसको देखिएगा बेटा, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखिएगा थोड़ा सा कि इलेक्ट्रिक से लाइट वेव में बात करें, लाइट वेव होती तो दोनों ही है, लेकिन ऑप्टिकल इफेक्ट जो आता है मेनली इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। पॉइंट नंबर 8 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बीइंग अनचार्ज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे कोई चार्ज नहीं होता है, दे आर चार्जलेस, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कोई असर नहीं पड़ता, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। यानी जहां से जा रही है, अगर बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, दे विल पास अनडेविएटेड, यानी बिना किसी डेविएशन के इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से पास हो जाएंगे, क्योंकि इस पर कोई चार्ज होता नहीं है। जैसा कि हमने रेडियो एक्टिविटी में पढ़ा था कि अल्फा बीटा जो होता है, अल्फा पे पॉजिटिव, बीटा पे नेगेटिव, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। गामा रेस पे कोई चार्ज नहीं होता, गामा रेस चूंकि क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बिल्कुल अनडेविएटेड रहते हैं, अनडिफ्लेक्टेड रहते हैं, क्योंकि इस पर कोई चार्ज होता ही नहीं है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बीइंग अनचार्ज, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सीधे बिल्कुल जहां जाना बस निकल जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई चार्ज होता ही नहीं है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा रेडियो एक्टिविटी में, आपको याद होगा थोड़ा बहुत कि अल्फा बीटा तो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, लेकिन गामा नहीं डिफ्लेक्ट होती, क्योंकि गामा पे कोई चार्ज है ही नहीं, सीधे निकल जाती है। और गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बल्कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव जो हमको है वो गामा रेज ही है। पॉइंट नंबर 9, electromagnetic waves carry energy and momentum as they travel through space and exert pressure, इसी को रेडिएशन प्रेशर भी कहते हैं, on the surface at which they strike। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा एक जगह से दूसरे जगह तक मोमेंटम और एनर्जी और मोमेंटम दोनों को ट्रांसपोर्ट करके ले जाते हैं, जैसा कि सारे वेव में होता है। सारे वेव में होता है, जैसे रेडियो वेव आती है तो जहाँ से जो रेडियो स्टेशन होगा एंड होगा वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट होगी, वहाँ से एनर्जी लाइक, क्योंकि देखिए साउंड और लाइट सब एनर्जी का ही रूप है, जानते ही हैं। साउंड एंड लाइट जो भी आती, जो भी वेव के फॉर्म में आती है, सब मोमेंटम एनर्जी को कैरी करती है ये। लेकिन लाइट में जो है क्योंकि वेव है तो इसका जो मोमेंटम है थोड़ा दूसरी तरह से निकालते हैं। अच्छा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम एज दे ट्रैवल थ्रू स्पेस एंड एक्सर्ट प्रेशर, जिसको रेडिएशन प्रेशर भी कहते हैं, ऑन द सरफेस एट व्हिच दे स्ट्राइक। और जिस सरफेस पे ये पड़ती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उस पर क्या करते हैं, रेडिएशन प्रेशर डालते हैं। हालांकि प्रेशर हमको फील नहीं होता है, प्रेशर हमको फील नहीं होता, क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया भी था आपको पढ़ा भी होगा कि प्रेशर जो होता है P = I/C होता है, जहाँ पर I इंटेंसिटी है और C हमारी क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा होती है, इसके कारण से प्रेशर, लेकिन प्रेशर एक्सर्ट जरूर करती है। इसको साइंटिस्ट ने पता भी लगाया है, क्योंकि 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर के ऑर्डर में होती है, बहुत ही कम होता है। लेकिन बेटा जो उसकी इंटेंसिटी है तो हम फील करते हैं, एनर्जी तो फील करते ही करते हैं। क्योंकि जैसे आप सन के पास बैठ जाइए, आजकल गर्मी के दिनों में बैठिए तो आपको 1 मिनट भी नहीं बैठ पाएंगे, इतना ज़्यादा एनर्जी आपको आ जाएगी, इतना ज़्यादा आपको गर्मी फील होने लगेगी।
तो एनर्जी ही तो आ रही है आपको, साथ ही साथ प्रेशर भी आ रहा है, मोमेंटम भी आ रहा है। जब मोमेंटम आएगा तो मोमेंटम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, जब मोमेंटम है तो फोर्स भी लगेगा, और फोर्स है जब किसी सरफेस पे पड़ेगा तो उसे प्रेशर भी लगेगा। इसको हम अच्छी तरह से बताएं बेटा, इसको जरा समझिएगा, न्यूमेरिकल भी इस पे आ सकता है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम एज दे ट्रैवल थ्रू स्पेस एंड exert pressure radiation on the surface at which they strike. Last point है, the energy in electromagnetic wave is divided on the average equally between electric and magnetic field. ये भी सब आपको अच्छी तरह से प्रूव भी किया गया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो एनर्जी कैरी करती है वह एनर्जी दोनों की वजह से होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और दोनों का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल इक्वल होता है। यानी जितना एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगी उतनी ही एनर्जी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी होगी। यानी अगर आपको ट्रांसपोर्ट करके कहीं से आपकी 2 जूल एनर्जी आ रही है तो उसमें 1 जूल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगी और 1 जूल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगी। और बेटा प्रेशर भी होता है, मोमेंटम भी होता है, सब आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, इक्वेशन भी देख चुके हैं। तो ठीक है, इस पॉइंट आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड के एग्जाम में जरूर आएगा, श्योर आएगा। अगर आप इसको पढ़े रहेंगे, याद रहेगा तो 2-3 मार्क्स इससे आपको मिल जाता है, पूरा मार्क्स मिलता है। ऐसा आता ही है कि राइट 2 and 3 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उसी को थोड़ा, इसी को है यही टॉपिक यही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा जो बताया गया उसको हम रिवाइज करना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह से ये सब रिविजन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाते समय ये सब चीज़ें आपको बताई गई हैं, अब उसी को कंपाइल करके पॉइंट में कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म में लिख दिया गया है। So these points are very important. You please note it down. They are very important for your examination point of view in boards as well as for your competitive examination. So please just start going to the read. Okay. इसको थोड़ा सा वेट करता हूं तभी होगा ये। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2-4 नंबर का बोर्ड में आएगा, बोर्ड के एग्जाम में इसको याद किए रहिएगा, 2-3 नंबर तो आपको बिल्कुल पूरा मिल जाएगा। ये न्यूमेरिकल तो बोर्ड में कम ही आता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, लेकिन लिखने के लिए ज़्यादातर प्रॉपर्टी आती है या फिर स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन रहता है कि कौन सी वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी रहती है, उसका फ्रीक्वेंसी बैंड, वेवलेंथ बैंड तो दिया रहता है। तो ठीक है बेटा, इसको हम जो है मिटा दिए, कुछ पॉइंट्स को और मैं लिख दूंगा, हालांकि ये सब पढ़ चुके हैं हम, लेकिन थोड़ा सा इसी पे मैं रिफ्रेश कर दूंगा आप लोगों को। बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसा कि देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरी मैग्नेटिक फील्ड के कारण प्रोपेगेट करती है, तो दोनों का इक्वेशन भी लिखा गया था कि जो इक्वेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी एंड बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो होती है साइनोसाइडली वेरी करती है। साइन है कहीं के कॉस के फॉर्म में भी हो सकती है, क्योंकि दोनों ही साइनोसाइडल कहलाते हैं, दोनों में डिफरेंस बस सही वैल्यू का होता है, जहां पर मैक्सिमम है का साइन वहां पे मिनिमम होती है कॉस। तो ठीक है, दोनों का इक्वेशन बेटा साइनोसाइडली वेरी करते हैं। देखा में दोनों का फेस जो है ये है साइन, ये भी है, यही सेम टर्म यहाँ पर, बस ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है ये। और यहाँ पर ये आपको बताया गया था कि इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, वेव नंबर था ये, यहाँ पर लेमडा इज द वेवलेंथ एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी था, जहाँ पे टी इज द टाइम पीरियड या इट इज आल्सो रिटन एज 2 पाई इनटू एफ। एफ इज द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, एफ इज द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज होती है।
या एफ को कभी कभी हम न्यू भी लिख देते हैं। और ये भी होता है, ये भी देखा था, ओमेगा बाई के इज इक्वल टू सी होता है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। यहाँ पर ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और के उसका जो है वेव नंबर है ये। तो ये इस तरह से इसको हम रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, सी की एक वैल्यू ये भी थी, देखा था आपने कि ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी, ये भी होता है, ये भी देखा था आपने। अच्छा, ये तो हो गया था हमारा क्या इक्वेशन हो गया था। तो इसी में देखा था आपने, जब हमने निकाला था कि ऐसे होता है, बताया गया है कि एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। तो एनर्जी भी निकाला था, टोटल एनर्जी नहीं बल्कि क्या एनर्जी डेंसिटी निकाला था। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी थी ये यू, इट वाज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट का स्क्वायर एंड इट वाज आल्सो इक्वल टू 1/2 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट का देखा था। ये टोटल एनर्जी डेंसिटी है बेटा, ये टोटल एवरेज कह सकते हैं, इसको हम एवरेज कह सकते हैं, एवरेज टोटल एनर्जी डेंसिटी। क्योंकि टोटल एनर्जी सोर्स की तो निकालना बहुत मुश्किल होता है, जैसे सन से जब एनर्जी आती है उसको हम निकालना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। तो क्या करते हैं, एनर्जी डेंसिटी निकालते हैं। एनर्जी डेंसिटी मीन्स एनर्जी पर यूनिट वैल्यू, एनर्जी पर यूनिट वैल्यू, यानी ये जो जूल पर मीटर क्यूब है ये। और एनर्जी जो एनर्जी होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन दोनों क्या होता है, ये सेम होता है। यानी अगर हम इसको लिखना चाहें दोनों के फॉर्म में तो ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट स्क्वायर, ई नॉट प्लस 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन बी। यहाँ पर ये एवरेज वैल्यू है बेटा ये। जबकि ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एनर्जी डेंसिटी आती है एवरेज वैल्यू ये, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दोनों क्या होते हैं, बिल्कुल ये सेम होते हैं। इस तरह से इंटेंसिटी भी होती है। इंटेंसिटी बेटा क्या होता है कि बस जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी आई है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी जो आई है उसको हम क्या करेंगे, सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी इंटेंसिटी अगर देखा जाए, इंटेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। ये भी हम पहले देख चुके हैं, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। या इसी को मैं भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं 1/2 बी नॉट स्क्वायर अपॉन सी, सॉरी म्यू नॉट इंटू सी। यहाँ पे म्यू नॉट परमिबिलिटी है, परमिटिविटी है, दोनों सेम होते हैं। दोनों का जो कंट्रीब्यूशन होता है एनर्जी में दोनों का सेम होता है। यानी अगर 2 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी, 2 जूल एनर्जी कैरी करके ले जा रही है तो 1 जूल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और 1 जूल होगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो इस तरह से इक्वल होता है। ऐसे इंटेंसिटी भी इक्वल कंट्रीब्यूशन रहता है, बल्कि बोर्ड में भी, बल्कि आपके नीट में एक बार आया भी है कि द एनर्जी द रेशियो ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कितना होता है, तो 1 और 1 का रेशियो होता है। इस तरह से बेटा प्रेशर भी होता है, जो सॉरी मोमेंटम भी होता है। जो मोमेंटम होता है ये मोमेंटम जो होता है ये क्या होता है, u अपॉन सी, u अपॉन सी, u अपॉन सी, वेयर इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरिड बाय द पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जितना वेव आपको आ रही है, जितना वेव एक किसी उसमें ला रही है, तो उसमें उसकी वजह से जो एनर्जी है टोटल वह होती है ये, और सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। ये कब होती है, जब सरफेस पे पड़ती है, सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसकी वैल्यू जो होगी ये हो जाएगी क्या, 2u/c, जब सरफेस उसको टोटली रिफ्लेक्ट कर देगा, क्या टोटली रिफ्लेक्ट कर देगा। तो इस तरह से बेटा ये टॉपिक जो है इसमें ज़्यादातर ख़त्म हो गए, सिर्फ वही बचा हुआ है। इसको पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसानी से आप बोर्ड में भी मार्क्स ला सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी मार्क्स ला सकते हैं। तो ठीक है, कुछ एग्जाम में कुछ हम न्यूमेरिकल करा देंगे, बोर्ड के लेवल का, नीट और जेई दोनों लेवल के करा देंगे। आज के लिए रहने दीजिए, इसको पढ़िए, सारे फार्मूले याद कीजिए, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन होने की बात है। अब बेटा टाइम बिल्कुल नहीं बचा आपके पास। देखा होगा आपने जो जेई का जो भी मेंस एग्जाम हुआ उसका रिजल्ट भी आ चुके हैं। बोर्ड का एग्जामिनेशन तो बिल्कुल शुरू हो गया है, शुरू होने वाला, चाहे हाई स्कूल ICSE कोई भी हो, तो ये सभी के लिए जो है ये इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसको पढ़िए, मेहनत से समझ के पढ़िए, जो बताया गया काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, क्योंकि फिजिक्स पूरा नेचर को स्टडी करना होता है। तो कोई ना कोई फिनोमेना फिजिक्स का नेचर से जरूर गवर्न, नेचुरल फिनोमेना एक किसी न किसी लॉ से जरूर गवर्न होता है, तो उसी को हम स्टडी करते हैं। तो ठीक है, आज के लिए रहने दीजिए, धन्यवाद।